Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You are watching daily editorial analysis covering 6 July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video we'll talk about the issue of handcuffing the accused person. आज इस इशू को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है. We'll talk about it and then we'll talk about the issue of how to boost the Indian aviation sector. तो इंडियन एविएशन सेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, करंट स्टेटस क्या है और किस तरह हम हमारे एविएशन सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, दैट विल डिस्कस इन दिस वीडियो. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू एंड आज एविएशन सेक्टर को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया है. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द इशू ऑफ हैंडकफिंग द एक्यूज. हैंडकफिंग को लेकर रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है. ये जो हैंडकफिंग का इशू है ये जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जानते हैं कि हाई कोर्ट की वर्डिक्ट क्या रही है. तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी एक्यूज जिसे अरेस्ट किया जा रहा है अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सच एक्यूज कैन नॉट बी हैंडकफ्ड. तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे केस में एक्यूज्ड पर्सन को हैंडकफ्स नहीं दिए जाएंगे. हैंडकफ्स विल बी यूज्ड ओनली अंडर द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस. अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है या फिर जो ट्रायल प्रिजनर है वो कस्टडी से एस्केप कर सकते हैं एंड देन इट वुड बी और दे कैन कॉज हार्म टू हिमसेल्फ और दे कैन कॉज हार्म टू अदर्स, सिर्फ ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर ही जो एक्यूज्ड हैं उनको हैंडकफ दिया जा सकता है. तो हैंडकफिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में होगी. Otherwise, under normal circumstances, accused person shall not be handcuffed. This is the recent Karnataka High Court's verdict on the issue of handcuffing. इसके अलावा अगर हैंडकफिंग की जाती है तो जो अरेस्टिंग ऑफिसर हैं उनको अपना रीज़न रिकॉर्ड करना होगा इन द केस डायरी और द रेलिवेंट रिकॉर्ड कि उन्होंने हैंडकफ क्यों किया, ऐसी कौन सा सर्कमस्टांस था जिसके चलते उन्होंने एक्यूज्ड पर्सन को हैंडकफ दिया है. तो रीज़न यहाँ पे साइड करना होगा. इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट्स को भी ड्यूटी दी गई है टू मेक इंक्वायरीज विद द पर्सन हु वाज अरेस्टेड एज टू वेदर ही वाज हैंडकफ्ड और नॉट. और उसके बाद जो रीजंस प्रोवाइड किए गए थे बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर उसे अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, ये जो रोल है ये कोर्ट्स को दिया गया है. सो ऐसा पर्सन जो कि अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, सो कोर्ट्स परमिशन इज़ नीडेड फॉर हैंडकफिंग. अगर कोई एक्यूज है या फिर अभी जुडिशियल कस्टडी चल रही है कोर्ट्स में तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी उनको हैंडकफ करने के लिए, एक्सेप्ट अंडर द एमरजेंट सर्कमस्टांसेस. अगर कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस आ रहा है उसे छोड़कर. यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दे शुड ऑल्सो endeavor टू मेक अवेलेबल द बॉडी कैमराज टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स. जो भी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं किस मैनर में उनको अरेस्ट किया गया उसे देखने के लिए बॉडी कैमरास होने चाहिए टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स. ये भी कर्नाटका हाई कोर्ट की वर्डिक्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये डायरेक्ट किया गया है. देन ऑल्सो एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल प्रिपेयर करना पड़ेगा बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन दिस रिगार्ड, और ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देनी है इसे लेकर उसका मैटर भी यहाँ पे डिस्कस करना होगा. एक बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है कंपनसेशन. अगर अरेस्टिंग ऑफिसर पिटिशनर के ऊपर, एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर हैंडकफ्स लगाता है तो ऐसे केस में जो पिटिशनर हैं, जो एक्यूज्ड हैं, दे वुड बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन. तो यहाँ पे कंपनसेशन का क्लॉज भी ऐड किया गया है. Now after this it is also important for us to know कि वो कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स हैं जिस पे जो एक्यूज्ड है उनको लीगली हैंडकफ किया जा सकता है. सो ऐसी 3 ओकेजन्स हैं जब किसी पर्सन को लीगली हैंडकफ किया जा सकता है. फर्स्ट, व्हेन द एक्यूज्ड ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट. जब उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा उस टाइम पे उनको हैंडकफ किया जाता है.
सेकेंडली, अंडर ट्रायल प्रिजनर, जब उनका ट्रांजिट हो रहा होता है फ्रॉम जेल टू कोर्ट या फिर फ्रॉम कोर्ट टू बैक टू द जेल, तो ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए भी हैंडकफ लीगली अलाउड है। प्लस जब किसी कॉन्विक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम जेल टू कोर्ट एंड बैक, तो देखो एक तो था अंडर ट्रायल प्रिजनर एंड द अदर वन इज कॉन्विक्ट। तो एक्यूज को कब किया जा सकता है हैंडकफ? व्हेन ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, एक्यूज ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनका जब ट्रांजिट होता है तब उनको आप हैंडकफ कर सकते हैं, और जो कॉन्विक्ट हैं जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे भी हैंडकफ किया जा सकता है। यहाँ पे एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है विच वॉज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द ओनली सर्कमस्टांस विच विल वैलिडेट हैंडकफिंग इज व्हेन देयर इज नो अदर वे टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द कॉन्विक्ट और द अरेस्टी। सिर्फ एक ही ऐसी सर्कमस्टांस है जिसके अंदर जो हैंडकफिंग है उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, व्हेन देयर वाज नो अदर मीन, जिससे कि जो अरेस्टी है, जो कॉन्विक्ट है, आप उनको एस्केप करने से रोक सकते थे। सो हैंडकफिंग वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। फिर यहाँ पे जो कंपनसेशन पार्ट दिया गया है, देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू दिस कंपनसेशन पार्ट। अब जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ये है कि अगर इस जो फंडामेंटल राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, अगर इसे वायलेट किया जाता है, इसके इन्फ्रिंजमेंट की जाती है, तो ऐसे केस में एक मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। मॉनेटरी कंपनसेशन के तौर पे एक रिलीफ दिया जाएगा, एंड इट इज सॉट टू बी अ रेमेडी विच विल बी अवेलेबल इन द पब्लिक लॉ। बट यहाँ पे इशू ये आता है कि कंपनसेशन पे कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट देखें तो वहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत एस पाटिल का केस था 1991 में, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं they will be responsible for the violation of Article 21, and so they will have to pay the compensation of rupees 10,000. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी इसे अपहेल्ड किया और कहा कि जो पुलिस ऑफिसर हैं दे आर नॉट पर्सनली लायबल एंड एज ही हैज़ एक्टेड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। फिर यहाँ पे अब कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट की अगर हम बात करें तो व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन बाय द पुलिस ऑफिसर, सो दिस डज नॉट कम इन सिंक विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड करती है और कहा कि पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट पर्सनली लायबल टू दिस। बॉम्बे हाई कोर्ट कह रही है कि पुलिस का जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो कर्नाटका की जो जजमेंट आ रही है in terms of the payment of compensation is concerned, it is not in sync with the Supreme Court's judgment. Therefore, there is an issue in terms of the compensation part. So, what could be the possible solution in this regard? देखिए यहाँ पे अगर हम NCRB की हेल्प लें, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनका एक पब्लिकेशन आई थी क्राइम इन इंडिया 2020, जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि इंडिया के अंदर 810 केसेस ऐसे हैं जिस केसेस में पुलिस की कस्टडी से प्रिजनर्स भाग गए अगेंस्ट 931 इन 2020। जो प्रिजनर्स भागे उनमें से 931 में से 810 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस की कस्टडी से प्रिजनर्स एस्केप हुए हैं। एंड ये नंबर काफ़ी सफिशिएंट हैं जिससे कि हैंडकफ्स के यूज़ को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, because they say that कि handcuffs is used to prevent the escape but not to dehumanize the criminal, ताकि prisoner जो है, जो criminal है वो escape ना कर पाए, उसके लिए handcuffs को use किया जाता है, ना कि उनको dehumanize करने के लिए। Again, I'll make the reference to Ravikant S. Patil case, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि कंसर्न्ड हैं, अगर उनको लगता है कि they could it is necessary, so they can hold an inquiry and then they can decide an action against the police inspector. So therefore the right approach would be to initiate disciplinary action against the errant officer under the service conduct rules. पहले इंक्वायरी तो की जाए
ये देखा जाए कि हैंडकफ्स क्यों लगाए गए। उस इंक्वायरी के बाद समझा जाए एंड देन लेट्स टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर इंस्टेड टू ऑर्डर देम टू पे फॉर द कंपनसेशन। And for this, it would also be appropriate for the state governments to review the mobility of the police. अगर एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जाए, कोई टेक्निकल गैजेट्स जैसे कि बॉडी कैमरास ये प्रोवाइड किए जाए। सो हैंड कफिंग को लेकर क्या डिबेट चल रही है, क्या इशू चल रहा है इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट बूस्टिंग द इंडियन एविएशन सेक्टर। तो इस आर्टिकल में फोकस इस बात पे किया गया दैट पॉलिसी मेकर्स ऑट टू रिकॉग्नाइज आर अनटैप्ड पोटेंशियल। एविएशन सेक्टर को यहाँ पे अनटैप्ड पोटेंशियल रेफर किया गया। दे नीड टू वर्क टूवर्ड्स डिसमेंटलिंग द वेरियस हर्डल्स। एविएशन सेक्टर में जो हर्डल्स आ रही हैं उनको दूर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का, इसे हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एविएशन सेक्टर? देखिए, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है दैट इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर वैसे भी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इट इज़ वेरी इंटेग्रल, इट इज़ इक्विटेबल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी कंट्री जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, जो कि अपने पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है इसे चेंज करना चाहती हो, फॉर दैट कंट्री एविएशन इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट। यहाँ पे जो पैसेंजर एयरलाइंस हैं या फिर जो एयर कार्गोज हैं, दे ओवरकम ऑल द जोग्राफी एंड दे कनेक्ट द रिमोट एरियाज एंड दे कनेक्ट देम टू द मेन स्ट्रीम। ऐसे एरियाज जो कि एलियनेटेड हैं, जो कट ऑफ है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं विद द पैसेंजर एयरलाइंस एंड एयर कार्गो। सो यू कैन ओवरकम द जोग्राफी विद द हेल्प ऑफ एविएशन। एविएशन सेक्टर कैन ऑल्सो डिराइव इन्वेस्टमेंट। इससे लोगों को एक्सेस मिल पाएगा मार्केट की तरफ, एंड इट कैन कैच, इट कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट डीप इन टू आवर कंट्री। एंड जितना अच्छा, जितना रोबस्ट एविएशन सेक्टर होगा, उतना ही हमारा जो टूरिज्म है वो बूस्ट होगा, which is basically the largest employment generated in the unorganized sector. So there is a lot of significance of the aviation sector. But यहाँ पे अगर हम हमारे एविएशन सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस देखें तो इसे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड देखते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया में 2 ही एयरलाइंस थी, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। लेकिन फिर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद एविएशन सेक्टर को ओपन अप किया गया 1991 में, एंड इट काइंड ऑफ एंडेड द लाइसेंस राज, और जो मोनोपोली थी इंडियन एयरलाइंस की और एयर इंडिया की, उसे चेंज किया गया एंड इट काइंड ऑफ चेंज द सेक्टर। जिसके बाद बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस थी वो आईं, दे वर गिवन लाइसेंस टू फ्लाई, बट अल्टीमेटली जेट एयरवेज एंड सहारा दे सर्वाइव्ड बिकॉज बाकी सबकी कार्टलाइजेशन हो चुकी थी। 2003 आते आते देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन, ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ 2003 में, जिसका गोल एम था कि जो कॉस्ट बैरियर है उसे ओवरकम किया जा सके। बट स्टिल इंडियन एविएशन हैज़ बिकम द सिक मैन ऑफ इंडिया। जो इसका पोटेंशियल था, जो ये कर सकता है, उस पोटेंशियल को हम अनलीश नहीं कर पाए, दैट स्टिल रिमेन्स अनटैप्ड, and aviation sector can be called as the sick man of India. So what are the barriers in our Indian aviation sector? कौन से hurdles हैं, कौन से barriers हैं? सबसे पहले अगर हम numbers देखें, how many Indians they buy air ticket? We can also call it as per capita consumption of air ticket. So Indians that have bought air tickets in 2019 is 140 million, out of which 35 to 40 million were the frequent flyer, जो कि बल्क में टिकट बाय करते हैं। तो मतलब बेसिकली ये कि लेस देन 4% ऑफ अ पॉपुलेशन
can afford air travel. तो यही इसी तरह के नंबर्स अफ्रीकन कंट्रीज में आते हैं. तो सिमिलरली इंडिया में भी अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एयर टिकट्स देखें तो वी जस्ट स्टैंड अलोंग विद द पुअर अफ्रीकन कंट्रीज. देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द चोकिंग रेगुलेशंस. फिर उसके बाद जो एंट्री बैरियर्स हैं फॉर द न्यू एंट्रेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं. फिर फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं. एंड देयर इज इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स. सो इससे एक मोनोपोली एयरपोर्ट्स की एक वेव आती है. फिर एक फ्रीक्वेंट न्यू जर्क चेंज भी है. एकदम से इन द एब्सेंस ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजनरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी द एंटायर गैमेट ऑफ सेक्टर इन एविएशन, देयर इज दिस एब्सेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन. एकदम से शॉर्ट टर्म के लिए फ्रीक्वेंट नी जर्क चेंजेस कर दिए जाते हैं एट द पॉइंट. लॉन्ग टर्म विजनरी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाती विद रिस्पेक्ट टू द एविएशन सेक्टर. हालांकि गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास काफ़ी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एयरलाइन सेक्टर, जैसे कि टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया गया so that they can build this robust ecosystem and they can transform India into the country of job creators, not job seekers. फिर रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उड़ान स्कीम आती है, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसका एम था कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम सिटीज़ हैं इनको बिग सिटीज़ के साथ एयर सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट किया जा सके. उड़ान का एक और प्लान था कि जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं वहाँ तक फ्लाइट्स पहुँचें. दैट विल कॉस्ट अराउंड 2500 पर आवर फ्लाइट. तो लो कॉस्ट एयरलाइन को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया. देन देयर इज़ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 जिसका एम था कि जो हमारा जो फ्लाइंग है इसे हम मासेस तक पहुँचाएँ एंड वी कैन कवर 22 एरियाज़ इन द सिविल एविएशन सेक्टर. तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ने जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ने फोकस किया. बट स्टिल रिफॉर्म्स आर नीडेड व्हेन इट कम्स टू द सिविल एविएशन सेक्टर ऑफ अ कंट्री. रिफॉर्म्स इन ऑल द सेक्टर इज नीडेड. सी वी नीड टू ग्रो द पैसेंजर एयरलाइंस एंड फॉर दैट वी नीड रिफॉर्म्स इन ऑल द एरियाज ऑफ एविएशन, चाहे वो एयर कार्गो हो, एयरपोर्ट्स हो, एविएशन फ्यूल के ऊपर लगने वाले टैक्सेस हों, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, एवरीथिंग. Along with this, now we need some updated air acts. जो laws हैं उनको अपडेट करना होगा, एयर रूल्स को अपडेट करना होगा ताकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है इन दी एरोस्पेस हम उसके साथ पेस में रह सकें. वी शुड इंक्रीज द कॉस्ट टू इंडस्ट्रीज एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द पैसेंजर ग्रोथ जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं. जो ओवरऑल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है. इसे भी हमें मॉडर्नाइज करना होगा. वी नीड टू वेल स्टाफ दिस, वी नीड टू मोटिवेट एंड इंसेंटिवाइज इट. प्लस देयर इज नीड फॉर एविएशन प्रोफेशनल्स. Instead of having the bureaucrats from the Indian Administrative Service who are taking action on this, we need aviation professionals on this. So that was all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.